नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है विंसर ईयर बुक, और इसके भाग 10 को हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में भी हम उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे जो कि उत्तराखंड की हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? तो वह चंद राजा कौन था जिसने सबसे पहले गढ़वाल के ऊपर आक्रमण किया? जैसा आप सभी जानते हैं कि जो कुमाऊं का चंद वंश था और गढ़वाल का पंवार वंश, इनके बीच आपस में लड़ाइयां होती रहती थी, लगातार होती रहती थी। तो कौन सा चंद राजा था जिसने पहली बार गढ़वाल पे किया, और कौन सा पंवार राजा था जिसने पहली बार कुमाऊं पर आक्रमण किया, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा था कीर्तिचंद। कीर्तिचंद ने जो पंवार राजा था अजयपाल, जिसे सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है पंवार वंश का, इसके ऊपर आक्रमण किया था 1491 के करीब, और इसने अजयपाल को पराजित किया था। ठीक है, और पहला राजा कौन बना चंदों में? कीर्तिचंद, जिसने अजयपाल पर यानी कि पंवार वंश पर यानी गढ़वाल पर आक्रमण किया। गढ़वाल का पहला राजा था अजयपाल। ठीक है, दोनों याद रखना है। पहले साल ये कीर्तिचंद से हारा, उसके बाद इसने कुमाऊं पर आक्रमण किया और ये पहला पंवार राजा बना जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया। दोनों याद रखेंगे, गढ़वाल का पहला अजयपाल, कुमाऊं का पहला कीर्तिचंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था? देखिए, पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, और इस दौरान चंद राजा था आपका ऑप्शन बी, ताराचंद उस समय चंद शासक था। ठीक है, ताराचंद की अगर हम बात करते हैं तो 1517 से लेकर 1533 तक ये कुमाऊं पर शासन करता है। और पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? 1526 में, यानी उस समय कुमाऊं में किसका शासन है? ताराचंद का शासन है। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 1556 में, और उस समय कुमाऊं पर किसका शासन था? उस समय कुमाऊं पर भीष्मचंद का शासन था। ठीक है, पानीपत का जो तीसरा और आखिरी युद्ध था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछा जा सकता है, भले ही आपसे ये दो युद्ध ना पूछे जाए, पहला और दूसरा। जो तीसरा युद्ध था पानीपत का, जो कि 1761 में लड़ा गया था, जो अफगानी थे, ठीक है, और मराठा थे, इनके मध्य में। ठीक है, इस युद्ध के समय में जो कुमाऊं का चंद राजा था उसका नाम था दीपचंद। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। दीपचंद ने एक सेना भी यहां पर भेजी थी। जो मुगल सम्राट था उस समय, उसने दीपचंद को कहा कि अपनी एक सेना आप मराठों के विरुद्ध यहां पर अपनी सेना को भेजिए। तो दीपचंद ने, हरिराम इसका एक सेनापति था, उसके नेतृत्व में तीसरे युद्ध में अपनी सेना भेजी थी। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, खगमरा किला आपके अल्मोड़ा में है, और इस किले का निर्माण भीष्मचंद के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, भीष्मचंद की अगर हम बात करते हैं तो पहले जो चंद वंश की राजधानी थी चंपावत में, उसको अल्मोड़ा लाने का जो श्रेय जाता है वो भीष्मचंद को ही जाता है। हालांकि अल्मोड़ा राजधानी बनी थी बालो कल्याण चंद के काल में, क्योंकि इसकी मृत्यु पहले हो जाती है, लेकिन ट्रांसफर करी किसने थी? भीष्मचंद ने करी थी। इसने वहां पर एक किले का निर्माण करवाया जिसे खगमरा का किला बोला जाता है। इसी किले में इसकी हत्या एक खस सरदार था जिसका नाम गजूबा था, इसके द्वारा भीष्मचंद की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट है, मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? तो अकबर के समकालीन था आपका रुद्रचंद। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। रुद्रचंद ने कुमाऊं पर शासन किया 1568 से लेकर 1597 तक, कहीं पर इसे 1565 से लेकर 1597 तक बताया गया है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, ज्यादा रेफरेंस आपको यही देना है। ठीक है, अगर बात करें, ये अकबर के समकालीन था। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी 1587 में। 1587 तक रुद्रचंद एक स्वतंत्र राजा था। 1587 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी, और उसके बाद 1588 में ये अकबर से मिलने लाहौर भी गया था। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, रुद्रचंद चंद वंश का 45वां राजा था। नेक्स्ट है हमारा, रुद्रचंद ने अकबर से कहां पर भेंट करी थी?
देखिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। इन दोनों की जो मुलाकात होती है, यह मुलाकात 1588 में हुई थी और ये मुलाकात लाहौर में हुई थी। याद रखना, आगरा में नहीं, दिल्ली में नहीं, कहां पर? लाहौर में होती है रुद्रचंद और अकबर की मुलाकात। रुद्रचंद यहां पे जब अकबर से मिलने जाता है तो अकबर को तिब्बती याग, इसके अलावा कस्तूरी और जो घोड़े हैं वो सारे गिफ्ट में देकर आता है। उसके बाद अकबर के कहने पर रुद्रचंद, एक लड़ाई है नागौर की लड़ाई, इसमें भी हिस्सा लेता है। यह क्वेश्चन भी पेपर में बनता है कि नागौर की लड़ाई में किसने भाग लिया था? रुद्रचंद ने भाग लिया था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। जो अकबर का आप कह सकते हैं दरबारी था, नवरत्न में एक था बीरबल। बीरबल के साथ किसके अच्छे संबंध थे? रुद्रचंद के अच्छे संबंध थे। रुद्रचंद को लेकर आपको एक प्रसिद्ध युद्ध है जिसे हम ग्वालदम का युद्ध कहते हैं या जिसे बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 1581 में लड़ा गया। यह युद्ध रुद्रचंद और उसके सामने कौन थे? बलभद्र शाह जो कि पंवार राजा था और सुकाल देव जो कि एक अंतिम कत्यूरी राजा था। ये दोनों एक तरफ थे, एक तरफ रुद्रचंद था और इनके बीच में होता है ग्वालदम का युद्ध जिसे बधानगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं। एक तो आपको वर्ष याद रखना है, किस किस के बीच हुआ, कौन कौन इसमें थे। ठीक है, दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना इस युद्ध में होती है, रुद्रचंद का एक महत्वपूर्ण सेनापति था जिसका नाम था पुरुषोत्तम पंत। वो इसी युद्ध में मारा जाता है, ग्वालदम के युद्ध में। कहीं कहीं पर ग्वालदम के युद्ध की जो तिथि दी गई है वो 1591 दी गई है। आपको पहला रेफरेंस 1581 को ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस चंद राजा ने सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हेतु त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखी थी? देखिए इस किताब को कहीं पर पूरा नाम दिया गया है त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, कहीं कहीं पर केवल धर्म निर्णय भी इसको लिखा गया है, तो दोनों एक ही हैं, याद रखना। इस किताब को रुद्रचंद ने लिखा है। कहीं पर बताया गया है कि रुद्रचंद ने इसकी रचना करी है, कहीं पर यह बताया गया है कि इसकी रचना रुद्रचंद के द्वारा करवाई गई है। दोनों आपको याद रखना है कि यह रुद्रचंद से संबंधित रचना है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। रुद्रचंद के शासन की अगर हम बात करते हैं तो इसने युवाओं को संस्कृत सीखने के लिए, संस्कृत शिक्षा के लिए इसने युवाओं को बनारस भेजा, उनको कश्मीर भेजा। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि युवाओं को संस्कृत शिक्षा के लिए बनारस और कश्मीर किसने भेजा था? रुद्रचंद ने भेजा था। इसकी हमने किताब देखी। इसके अलावा एक और किताब है जो कि पक्षी आखेट पर लिखी गई है जिसका नाम है सैनिक शास्त्र। ये किस पर लिखी गई है? पक्षी आखेट पर। यह भी इसी के द्वारा रचित है। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में एक महल का निर्माण करवाया था जिसे मल्ला महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण भी किसने करवाया था? रुद्रचंद ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपको याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रुद्रचंद के दो बेटे थे। एक बेटा जो बड़ा बेटा था उसका नाम था शक्ति गुसाई। ठीक है, यह रुद्रचंद का बड़ा बेटा था। और जो रुद्रचंद का दूसरा बेटा उसका नाम था लक्ष्मीचंद। जो शक्ति गुसाई था यह जन्म से ही अंधा था, इसीलिए यह राजा नहीं बन सकता था। इसीलिए इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र, क्योंकि यह जन्म से अंधा था इसीलिए शक्ति गुसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। इसीलिए जब रुद्रचंद की मृत्यु होती है उसके बाद चंद्रवंश का राजा बड़ा बेटा होने के बावजूद शक्ति गुसाई नहीं बनता है। कौन बनता है? लक्ष्मीचंद बनता है। ये लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था, इसे भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं शक्ति गुसाई की तो ये भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर था पूरे चंद्रवंश में। हमने इसके बारे में बात करी है जब हमने पूरे चंद्रवंश को पढ़ा था, उसकी मास्टर वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लक्ष्मीचंद के शासन काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, जो भी प्रशासनिक सुधार हुए, जो भी लॉ बनते थे उस समय, वो सारे के सारों में निर्धारण कौन करता था? शक्ति गुसाई ही करता था। भले ही ये अंधा था लेकिन नीतियां बनाने में ये पूरा एक तरीके से दक्ष आदमी था। ठीक है, तो नीतियां सारी यही बनाता था। लेकिन काल किसका है? लक्ष्मीचंद का काल है। लक्ष्मीचंद के ही काल में आपने पढ़ा है कि दो कचहरियों का भी गठन होता है, न्योवावली और बिस्टावली। ठीक है, न्योवावली और बिस्टावली, इनका जो गठन है यह होता लक्ष्मीचंद के काल में है, लेकिन इसके गठन में भी योगदान शक्ति गुसाई का होता है। जो न्योवावली कचहरी थी, ये जो नॉर्मल लोग थे उस समय, सामान्य जनता, उनके लिए होती ये कचहरी थी। और जो बिस्टावली कोर्ट था ये सैनिक मामलों के लिए होता था। इसे भी आपको याद रखना है, किसके काल में बनी? लक्ष्मीचंद के। किसके योगदान से बनी? शक्ति गुसाई के। नेक्स्ट है हमारा,
तुजुक ए जहांगीरी में चंदों का सबसे धनी राजा किसे बताया गया है? देखिए, तुजुक ए जहांगीरी में चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा या सबसे धनी राजा की बात करें, शक्तिशाली नहीं, सबसे धनी राजा की अगर हम बात करते हैं तुजुक ए जहांगीरी में, तो यह लक्ष्मी चंद को बताया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लक्ष्मी चंद की अगर हम बात करते हैं तो ये 1597 में कुमाऊं का राजा बना जब रुद्रचंद की मृत्यु होती है, और 1621 तक ये चंद वंश का शासक था। और इसकी मुलाकात होती है जहांगीर के साथ, क्योंकि ये काल भी लगभग जहांगीर का भी है, ठीक है। तो जहांगीर से इसकी मुलाकात होती है। जहांगीर की जो आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, इसमें लक्ष्मी चंद का नाम मिलता है और इसमें बताया गया है कि ये कुमाऊं का या चंद वंश का सबसे धनी राजा था, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि उस काल का या जो जहांगीर है उसने अपनी आत्मकथा में किस राजा को सबसे धनी राजा कहा है, तो लक्ष्मी चंद को कहा है। लक्ष्मी चंद की अगर हम बात करते हैं, इसके कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। लक्ष्मी चंद को लखुली बिराली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लक्ष्मी चंद को क्या बोला जाता है? लखुली बिराली। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मुगलों के सामने हमेशा भीगी बिल्ली बनकर रहता था, इसीलिए इसे लखुली बिराली बोलकर बोला जाता था, ठीक है। दूसरा, जो कवि भरत हैं उनकी रचना है मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है, इसे भी याद रखेंगे। और एक जो इसका मूनाकोट ताम्रपत्र है उसमें लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है, इसे भी आपको याद रखना है। वहां पर इसका क्या नाम मिलता है? लक्ष्मण इसका नाम मिलता है, इसे भी याद रखेंगे। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल के ऊपर 7 बार असफल आक्रमण करे थे, इसे भी आपको याद रखना है। कौन उस समय राजा था? गढ़वाल का मानशाह उस समय शासक था। मानशाह के ऊपर इसने 7 बार असफल आक्रमण करा था। किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमि दान किया था? तो अल्मोड़ा में भूमि दान करने का जो उल्लेख मिलता है वो लक्ष्मी चंद का ही मिलता है। कहा जाता है कि इसने किसी टमटा व्यक्ति को, जो अधाली नाली थी, या कहीं पर उसे अधाली बोला गया है और कहीं पर उसे 8 नाली बोला गया है, ठीक है। तो अधाली या 8 नाली भूमि किसने दान में करी थी? किसी टमटा व्यक्ति को लक्ष्मी चंद के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट है, कतूरियों की राजभाषा क्या थी? देखिए, कतूरी जो राजा थे इनकी राजभाषा संस्कृत थी और इनकी लोक भाषा पाली थी। दोनों याद रखेंगे, राजभाषा संस्कृत, लोक भाषा पाली। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय चंद राजा कौन था? तो ऊपर हम कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। दीपचंद उस समय चंद राजा था जिसने हरिराम के नेतृत्व में एक सेना भी यहां से भेजी थी मुगलों के कहने पर मराठों के खिलाफ। नेक्स्ट है, किस चंद राजा ने अपनी मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित करवाई है? देखिए, जागेश्वर धाम के जो मुख्य मंदिर है वहां पर जो चंद राजा हैं, इन 2 चंद राजा हैं जिनकी मूर्तियां हमें मिलती हैं। कौन कौन से वे राजा हैं? एक आपका दीपचंद है, इसकी मूर्ति मिलती है जागेश्वर में, और दूसरा है त्रिमल चंद, इसका भी नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। तो इन दोनों की मूर्तियां हमें जागेश्वर से मिलती हैं। किस चंद राजा ने दीपचंद को कैद कर लिया था? देखिए, दीपचंद जो था इसको कैद कर लिया था मोहन चंद ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है, डिटेल में बताई है, एक एक घटना के साथ। जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो दीपचंद था ये बोल सकते हैं कि मानसिक रूप से या थोड़ा सा अपरिपक्व शासक था। तो जब इसका पिता मर रहा था, कल्याण चंद्र चतुर्थ उसका नाम था, उसने दीपचंद का संरक्षक नियुक्त कर दिया था शिवदेव जोशी को, ठीक है। शिवदेव जोशी कौन है? जो कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, हर्षदेव जोशी, उसी के पिता का नाम था शिवदेव जोशी, ठीक है। शिवदेव जोशी संरक्षक बन जाता है दीपचंद का, और दीपचंद के इसीलिए इसको कुमाऊं का बैरम खान भी कहते हैं। किसे? शिवदेव जोशी को। होता यह है 1764 के अंदर शिवदेव जोशी जो कि इसका संरक्षक था उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, दीपचंद की एक रानी थी जिसका नाम था श्रृंगार मंजरी, ठीक है। श्रृंगार मंजरी किसका नाम है? दीपचंद की रानी का नाम है। जैसे ही शिवदेव जोशी मरता है, जो ये श्रृंगार मंजरी थी इसका दखल राज दरबार में बढ़ जाता है। ये क्या करती है, इसका जो एक मित्र था आप कह सकते हैं मोहन गुसाई,
उसको ये सेनापति बना देती है। ठीक है, जब मोहन गुसाई को सेनापति बनाया जाता है तो उस समय जो बड़े पदों पर बैठे हुए थे शिवदेव जोशी के बेटे, एक का नाम था हर्षदेव जोशी, दूसरे का नाम था जयकृष्ण जोशी, वे दोनों के दोनों इस बात से नाराज होते हैं कि मोहन गुसाई को सेनापति बना दिया गया। वो दोनों के दोनों इस्तीफा दे देते हैं, जिसके कारण सारी जो शक्ति थी वो मोहन गुसाई के हाथ में आ जाती है। मोहन गुसाई जयकृष्ण जोशी की हत्या करवा देता है, दीपचंद को कैद करवा लेता है और मोहन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये पूरी कहानी जो आपको याद रखनी है। मोहन चंद दीपचंद को कैद करके सिराकोट के किले में बंद कर देता है, इसके दोनों पुत्रों को भी इसी के साथ इसी किले में बंद कर देता है, सिराकोट का किला। यह भी क्वेश्चन बनता है कि चंद काल में कुख्यात कारागार के रूप में कौन प्रसिद्ध था? सिराकोट का किला प्रसिद्ध था। इसी किले में दीपचंद और इसके दोनों पुत्रों की यहां पर मृत्यु होती है। तो ये पूरा डाटा आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, किस परमार शासक ने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठाया था? अल्मोड़ा की गद्दी यानी कि चंद वंश का जो शासन था पूरा कुमाऊं के अंदर, इसीलिए क्योंकि अल्मोड़ा उनकी राजधानी थी। तो कुमाऊं का राजा किसको बनाया गया था? प्रद्युमन शाह को। किसने बनाया था? इसके पिता ललित शाह ने। जैसा हमने ऊपर देखा कि मोहन चंद ने जो दीपचंद था उसे कैद कर दिया और खुद राजा बन गया। हुआ ये, उसके बाद जो हर्षदेव जोशी था वो गया, वहां से वो गढ़वाल गया ललित शाह के पास। उस समय गढ़वाल का शासक ललित शाह था। इसने ललित शाह को कहा कि आप कुमाऊं में आइए और मोहन चंद को हराइए और फिर अपने दूसरे बेटे, उनके दूसरे बेटे का नाम था प्रद्युमन शाह, उनको कुमाऊं का राजा बना दीजिए। ठीक है, ललित शाह को यह ऑफर अच्छा लगा। ललित शाह गया कुमाऊं के अंदर। मोहन चंद को इसने 1779 में, ठीक है, 1779 में एक युद्ध होता है मोहन चंद और ललित शाह के बीच, बगवाली पोखर का युद्ध होता है। इस युद्ध में ललित शाह जीत जाता है, मोहन चंद मारा नहीं जाता, वो भाग जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, 1779 में ललित शाह अपने बेटे प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठा देता है और इसे दत्तक पुत्र घोषित कर देता है। किसका? दीपचंद का। वही दीपचंद जिसको कैद किया था मोहन चंद ने। तो दीपचंद का दत्तक पुत्र बनाकर प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से ये कुमाऊं पर बैठा देता है। इसे भी आपको याद रखना है, किसने बैठाया? ललित शाह ने। ठीक है, तो जो ये प्रद्युमन शाह है ये 1779 से लेकर 1786 तक ये कुमाऊं का शासक रहेगा। उसके बाद 1786 से लेकर 1804 तक ये गढ़वाल का शासक रहेगा। दोनों जगहों की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र शासक कौन है? प्रद्युमन शाह। दोनों आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? देखिए, हरकदेव जोशी जिसे हर्षदेव जोशी भी बोला जाता है, ठीक है, इसका नाम हर्षदेव जोशी है, कहीं पर हरकदेव भी मिलता है, दोनों एक ही नाम है। ये चंदों का एक दीवान था, बहुत फेमस दीवान था, इसने बहुत सारे कांड करे यहाँ पर, इसलिए इसका नाम आपको याद रखना है। काल्ही कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हरकदेव जोशी को। इसे किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। इसने बहुत सारे राजाओं को गद्दी पर बैठाया, बहुत सारों को इसने गद्दी से हटाया। ठीक है, तो इसे कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। जो राहुल सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का विभीषण कहा है। इसे भी आपको याद रखना है कि इसे विभीषण किसने कहा? हरकदेव, इसको विभीषण कहा राहुल सांकृत्यायन ने। अगर बात करें हर्षदेव जोशी के या हरकदेव जोशी के कारनामों की, इसने क्या क्या कांड करे थे, देखिए, हरकदेव जोशी ने जब मोहन चंद गद्दी पर बैठा था, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, ये ललित शाह को कुमाऊं में लेकर आया था। ठीक है, प्रद्युमन शाह को कुमाऊं का राजा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? हरकदेव जोशी का। जब ललित शाह ने अपने बेटे को कुमाऊं का राजा बना दिया, उसने इसको हरकदेव जोशी को प्रद्युमन शाह का प्रधानमंत्री बना दिया। तो राजा कौन था? प्रद्युमन शाह। प्रधानमंत्री कौन था? हरकदेव जोशी। 1786 में जब प्रद्युमन शाह कुमाऊं की गद्दी छोड़कर वापस गढ़वाल आ जाता है, तो ये किसको देकर जाता है कुमाऊं की गद्दी? हर्षदेव जोशी को देकर जाता है। लेकिन ज्यादा देर तक ये संभाल नहीं पाता, मोहन चंद वापस आता है, हर्षदेव जोशी को वहां से हटा देता है और खुद राजा बन जाता है। इस प्रकार मोहन जोशी कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला पहला राजा है। उसके बाद हर्षदेव जोशी जो करता है, ये दोबारा से आता है
मोहनचंद को हरा देता है, उसकी हत्या कर देता है, और एक जो इसका कह सकते हैं इसी का आदमी था जिसका नाम था शिव सिंह, उसे शिवचंद के नाम से गद्दी पर बैठा देता है। ठीक है, शिवचंद को मिट्टी का महादेव भी कहते हैं। ये चंद वंश का 61वां राजा था। इसके बाद आप सभी जानते हैं जो मोहनचंद था उसका बेटा महेंद्र चंद और उसका जो भाई था मोहनचंद का भाई लाल सिंह, वो आते हैं और दोनों के दोनों हर्षदेव जोशी को यहां से फिर हटा देते हैं। शिवचंद का कोई अता पता नहीं चलता। अब यहां से घटना मेन शुरू होती है। गोरखाओं, ये जो हर्षदेव जोशी था ये पहले प्रद्युमन शाह के पास जाता है गढ़वाल में कि आप आइए, प्रद्युमन शाह आने से मना कर देता है। तो गोरखाओं को कुमाऊं पर लाने का जो निमंत्रण देता है वो हर्षदेव जोशी ही भेजता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है कि गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? हर्षदेव जोशी ने दिया था। बाद में गढ़वाल में भी यही उनको लेकर आता है। तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, नाम याद रखेंगे। और इसने जो जो चीजें करी, जो जो मैंने आपको बताया कि इसने शिव सिंह को गद्दी पर बैठाया शिवचंद के नाम से, उसे मिट्टी का महादेव कहते हैं, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। चंद शासन में थातवान कौन थे? देखिए, चंद काल में जो भूमि होती थी, भूमि को थात कहा जाता था। ठीक है, चंद काल में भूमि को थात कहते थे और भूमि के मालिक को थातवान कहते थे। तो थातवान कौन होता था? भूमि का स्वामी होता था। कुसही कर नामक कर किन पर लगाया जाता था? देखिए, कुसही, कहीं पर इसे कुरही लिखा है, कहीं पर इसे कुशही लिखा है, तीनों एक ही नाम है। यह जो टैक्स था, इस टैक्स को 1797 में गोरखाओं के द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। किसने लगाया? ब्राह्मणों पर गोरखाओं के द्वारा लगाया गया था। गोरखा के काल में ब्राह्मणों का भी सम्मान नहीं किया जाता था। इनका एक प्रसिद्ध कथन था जो ये कहते थे कि गोरखा कहते थे कि ब्राह्मणों के केवल पैर पूजे जाते हैं, उनका सर नहीं पूजा जाता है। तो ब्राह्मणों से भी ये सामान उठवाते थे, कहते थे कि आपके केवल पैर पूजे जाते, सर नहीं उठाए जाते, सर नहीं पूजे जाते, आप सर पर सामान उठाइए। ठीक है, तो इन्होंने ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया। कौन सा टैक्स? कुसही या कुरही नामक टैक्स इन्होंने 1797 में लगाया। जो गोरखा होते थे, ये ब्राह्मण जो इनके दास होते थे, ब्राह्मण दासों को क्या कहते थे? तो ब्राह्मण दासों को ये कठुआ कहते थे। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। इस टैक्स के अलावा गोरखाओं ने अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए थे कुमाऊं के ऊपर, गढ़वाल के ऊपर। जब गढ़वाल पर भी अधिकार हुआ, गोरखा काल के जितने इंपॉर्टेंट टैक्स थे वो सबके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना है। अगर आप सर्च करेंगे गोरखा टैक्स और पीछे जीके ट्रैकर लगाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स जो आपको पूछे गए हैं यहां पर देख लेते हैं। जैसे पुंगाड़ी कर, ये पूछा गया है। गोरखा काल में पुंगाड़ी कर भूमि पर लगता था। ठीक है, दोनिया कर, ये जो पशु चारक होते थे दोनिया कर, उनके ऊपर लगाया जाता था। इसी प्रकार टान कर, ये कपड़ा जो बुनकर होते थे उन पे लगता था। मिझारी शिल्प कर्मियों पर लगता था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण की उपाधि प्राप्त थी? देखिए, वहां कौन सा गोरखा सेनापति था जिसको दानवीर कर्ण कहा जाता था? वो था रणजौर सिंह थापा। रणजौर सिंह थापा को जो मौलाराम हैं, चित्रकार मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। याद रखेंगे, मौलाराम ने किस गोरखा को बोला दानवीर कर्ण? रणजौर सिंह थापा, याद रखना है। ठीक है, रण बहादुर चंद्रिका किसकी पुस्तक है? देखिए, रण बहादुर चंद्रिका यह किताब मौलाराम की है। ऑप्शन ए इसका आपको याद रखना है। ठीक है, नेपाल का जो शासक था रण बहादुर शाह, उसको खुश करने के लिए उसी की तारीफों में, उसी की उपलब्धियों के ऊपर इसने एक किताब लिखी थी जिसे रण बहादुर चंद्रिका कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। चंद वंश में चारधान व्यवस्था क्या है? तो चंद वंश में चारधान व्यवस्था पंचायती कचहरी को यहां पर बताया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बरम ताम्रपत्र किस चंद राजा से संबंधित है? तो बरम ताम्रपत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके जगत चंद से संबंधित है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। जगत चंद की अगर हम बात करते हैं तो ये कुमाऊं का शासक 1708 में बना। 1720 तक ये चंद वंश का राजा रहा। इसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बनता है, कुमाऊं का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? जगत चंद के काल को कहते हैं। इसने जुआरियों के ऊपर टैक्स लगाया था, जुआ खेलने पर इसने टैक्स लगाया था और चेचक से इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। नाला पानी या खलंगा दुर्ग का निर्माण किसने किया था? तो देखिए, नाला पानी का युद्ध या खलंगा का युद्ध इसको बोला जाता है। तो यहां पर जो किला है उसका निर्माण जो बलभद्र सिंह थापा था
उसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसी बलभद्र सिंह थापा का युद्ध होता है नाला पानी का युद्ध, जिसे खलंगा का युद्ध भी कहते हैं। जनरल जिलेस्पी के साथ इसका युद्ध होता है। आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था? तो वो था गिलेस्पी, या जिसे जिलेस्पी भी बोला गया है। तो दोनों एक ही नाम है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, बलभद्र सिंह थापा के साथ इसका युद्ध होता है, जिसे खलंगा का युद्ध भी कहते हैं, जिसे नाला पानी का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में गिलेस्पी मारा जाता है। अंतिम रूप से सिंगौली की संधि कब हुई थी? देखिए, अंतिम रूप से जो सिंगौली की संधि की पुष्टि होती है नेपाल दरबार की तरफ से, यह 4 मार्च 1816 को हुई थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर है, आपको याद रखना है। देखिए, अगर हम गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच संधियों की बात करते हैं, देखिए एक संधि जो पहला कुमाऊं कमिश्नर था गार्डनर, उसके और बमशाह के बीच में होती है। यह संधि 27 अप्रैल 1815 को होती है। इस संधि के तहत गोरखाओं को कुमाऊं छोड़ना था। ठीक है, एक संधि जिसे मलावगढ़ की संधि कहते हैं, यह होती है 15 मई 1815 में। यह संधि जो अंग्रेज कमांडर था ऑक्टरलोनी और अमर सिंह थापा, इनके मध्य में होती है। एक संधि जो होती है, अगर हम सिंगौली की संधि से रिलेटेड बात करें, ये जो मुख्य संधि थी ये 2 दिसंबर 1815 को होती है। ठीक है, ये जो मेन सिंगौली की संधि थी, इसकी पुष्टि होती है 4 मार्च 1816 को। 2 दिसंबर 1815 को जो नेपाल दरबार का पुरोहित था, वहां के शासक का यानी कि राजगुरु था, जिसका नाम था गजराज मिश्र, तो गजराज मिश्र और एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था ब्रैडशॉ, इन दोनों के बीच एक संधि होती है दिसंबर 1815 में। इसकी पुष्टि नहीं कर रहा था नेपाल दरबार। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी सेना काठमांडू पर भेजी, जिसके बाद फरवरी में उन्होंने अपनी सेना भेजी थी, मार्च में इन्होंने संधि स्वीकार कर ली थी। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों में, कुमाऊं और गढ़वाल में कब विभाजित किया गया था? देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों कुमाऊं और गढ़वाल में 1839 में विभाजित कर दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर होगा। और जो गढ़वाल कमिश्नरी थी, यानी कि जिसका हेडक्वार्टर था गढ़वाल वाले का, ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर पहले श्रीनगर में था, वहां से निकालकर हेडक्वार्टर पौड़ी 1840 में लाया गया था। ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बनाए गए थे? तो ई गार्डनर कुमाऊं का पहला कमिश्नर था और यह आया था 3 मई 1815 को। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था, इसका कार्यकाल काफी छोटा था, केवल 9 महीने तक ये यहां पे कुमाऊं कमिश्नर रहा। ये कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। उसके बाद इसे जब नेपाल के तरफ से संगौली की संधि को मान लिया गया, तो इसको एक राजनीतिक एजेंट के रूप में, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में नेपाल का जो कोर्ट था, काठमांडू कोर्ट, वहां पर भेज दिया जाता है। क्वेश्चन बनता है, काठमांडू कोर्ट में राजनीतिक एजेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? गार्डनर को नियुक्त किया गया था। और इसके बाद कुमाऊं का कमिश्नर कौन बनता है? विलियम ट्रेल कमिश्नर बनकर यहां पर आता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा विंसर ईयरबुक सीरीज का, हमने आज भाग 10 यहां पे कवर किया। उनसे रिलेटेड हमने हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको यहां पर अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया, तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में यहां पर आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको कैसा लगा और आपका स्कोर यहां पर कितना रहा, तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही जो हमारा सेकंड चैनल है जीके ट्रैकर 2.0, अगले हफ्ते से उसके ऊपर आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी दोबारा से उसमें, तो आप उसको भी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो हमारा, अगर आप स्लाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप जीके ट्रैकर 2.0 सर्च करेंगे तो भी आपको वो चैनल मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।